सभी साथी आगे से आगे शेयर करें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देना चाहते हैं जो पूरे देश के लोगों के लिए और साथ ही साथ किसानों के लिए भी अनिवार्य है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ें और सभी साथियों को जोड़ें। सभी साथियों का स्वागत है। साथ ही साथ सभी को जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जो एक सामाजिक क्रांतिकारी और इस देश के लिए ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भी प्रेरणा स्रोत, उनका आज परिनिर्वाण दिवस है। हम सब लोग उनको सादर जो है आदरांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं। और जिस तरीके से आज उनके परिनिर्वाण पर हमें एक चीज़ याद आती है, उनका लिखा हुआ एक ग्रंथ जो हमने पढ़ा, किसान का कोड़ा। आज ये बात बिल्कुल ही उस समय की तरह फिर से लागू करने की बात हो रही है, जो जिसका खुलासा उस समय राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने किया था कि किसान का कोड़ा, किस प्रकार से किसान को कोड़ा पड़ता है, किस तरीके से किसान का शोषण होता है। ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने तकरीबन 100 साल पहले ये किताब शायद 125 साल पहले लिखी होगी। तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 100-125 साल का जो काल निकला है, इतने में किसानों का कोड़ा जो किताब है उसकी हमें फिर से याद आ जाती है। तो साथियों, आज जो चर्चा के लिए हमने यहाँ विषय निर्धारित किया है, जिससे आप सभी वाकिफ हैं, देख रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, कि इस देश के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन के प्रति सरकारों का क्या रवैया है, सरकारों की क्या नीयत है, इस पर हम लोग आज प्रकाश डालेंगे। पहली बात तो ये कि किसान इस देश का अन्नदाता है और कहने को तो भारत देश भी कृषि प्रधान देश है। अगर भारत कृषि प्रधान देश है तो निश्चित तौर पे इस देश का किसान देश के लिए प्रधान है, यानी महत्वपूर्ण है। तो जो देश का प्रधान है या जिस कृषि प्रधान देश का किसान आज सड़कों पर है, आंदोलन के लिए मजबूर है, तो उसकी वजह क्या है? क्यों ऐसी नौबत आई, क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई कि उनको अपने बच्चों को छोड़ करके, घर परिवार को, उनकी अपनी फसलों को छोड़ करके, अपने खेतों को छोड़ करके सड़कों पर आना पड़ा और वे आज दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं और पुलिस उन्हें रोक रही है और वे हर मुसीबत को झेलते हुए भी अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि
जहां तक हम लोग बहुत सारी चीजें देखते हैं, विश्लेषण करने वाले लोग भी, डिस्कस डिबेट में आने वाले लोग भी, सभी लोग इस पर चर्चा करते हैं। जो दिखाई देता है उस पर चर्चा करते हैं। आज जो दिखाई दे रहा है उस पर चर्चा करने के लिए तो हर कोई तैयार है। जो दिखाई दे रहा है उसका वर्णन करना कोई ज्यादा कठिन नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है वो हालात पैदा क्यों और किसने किए, ये खोजने के लिए हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। और इसीलिए मुझे भी कई बार ऐसे हालात जब पैदा होते हैं देश में, तो बहुत सारे उत्साही लोग मुझे भी फोन करते हैं और बोलते भी हैं और उम्मीद भी करते हैं मुझसे कि जल्दी से जल्दी जो है आप इस पर कुछ ना कुछ बोलें। लेकिन साथियों, जैसा दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक बोल जाना यही एकमात्र चीज नहीं है कि इससे कोई पब्लिसिटी ले लेना है या इससे कोई अपने व्यूज बढ़ा लेना है। इससे कोई मतलब नहीं है। हम थोड़ा सा एक दो दिन रुक करके, क्योंकि उसको हालात को समझने की कोशिश करते हैं और फिर लोगों को भी समझाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जानकारी होना भी जरूरी है। इसलिए जो स्थिति यहां देश में पैदा की गई है 70 साल बाद, इस देश के संविधान के लागू होने के 70 साल बाद में ये जो स्थिति आज पैदा हुई है कि किसान, अन्नदाता, जिसके बारे में पता नहीं क्या क्या कहा जाए या क्या कहा जाए तो बहुत कम होगा। किसान कोई साधारण चीज नहीं होती है, साधारण मनुष्य नहीं होता है। साधारण मनुष्य साधारण सा काम कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसान सर्दी, गर्मी और बारिश तीनों ही मौसम में अपने खेत में रहता है और खेत में से वो फल, सब्जी, अनाज, तमाम चीजें जो देश की जनता को, देश के नागरिकों को जीवित रहने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, वो पैदा करता है। और पैदा करके वो उसके बदले में क्या चाहता है? बदले में थोड़ा सा सुख चैन अपने बच्चों की पढ़ाई का या अपने घर का या अपने खेत के अंदर जो लगने वाला जो भी खर्च है उसको, या फिर उपकरणों, यही तो बात करेगा ना। वो कोई ऐसा तो नहीं कह रहा है कि मुझे सोने का महल बना देना है या मुझे कोई राजगद्दी पर बैठ जाना है। उसने तो हमेशा सदियों से इस देश को अन्न दिया है और अपना फर्ज पूरा किया है और आगे भी कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति क्यों पैदा होती है और इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? मैंने एक पोस्ट डाली थी, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी उस पोस्ट को, कि जो बीजेपी आज जिस भवन का या महल का निर्माण कर रही है, उस भवन की नींव कांग्रेस ने रखी थी और उसका ब्लूप्रिंट यानी उसका जो नक्शा है वो आरएसएस ने तैयार किया। उसी के ऊपर आज बीजेपी भवन बना। बीजेपी ने कोई अपने से कुछ नहीं किया, वही आरएसएस के नक्शे पर कांग्रेस ने नींव भरी, कुछ दीवारें ऊपर उठाई, आज वो उस पर पूरा उसको अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। तो जहां तक है समझने की बात है कि ये कांग्रेस या बीजेपी को आप कहीं अलग समझ करके फिर से भुलक्के में ना जाएं, फिर से कहीं धोखे में ना रहें, क्योंकि ये दोनों ही आरएसएस की दोनों दो भुजाएं हैं, दो हाथ हैं। जब एक हाथ थक जाता है तो दूसरा काम करता है, दूसरा थक जाता है फिर पहले वाला काम करता है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ थोड़े समय में ही, आज लंबा नहीं खींचेंगे हम लोग, कि क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई। क्या आज ही ऐसा हालात बना और अचानक ही केंद्र सरकार को इस तरीके का कोई जो है बिल पास करना पड़ा जो किसान विरोधी माना जा रहा है, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है? ये किसान विरोधी बिल नहीं, सही कह रहे हैं मोदी जी भी सही कह रहे हैं अपनी बात में कि ये किसान विरोधी बिल नहीं है। विरोधी तो वो होता है जिसमें थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर हो जाए। तो ये तो किसानों के संपूर्ण सत्यानाश का बिल है, विरोध का बिल नहीं, विरोधी नहीं, किसान विरोधी नहीं है।
इसमें किसान का कोई नुकसान नहीं होगा, किसान संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ये वो बिल है, और ये बिल अचानक नहीं आया या अचानक पास नहीं हुआ। और अगर पास हुआ भी तो क्या केंद्र सरकार में बिल ये पास हुआ, उस समय वहां पर कोई भी ऐसा नेता नहीं था जो अपने आप को किसान होने का दावा करता हो, किसान नेता होने का दावा करता हो और किसानों के वोट से वहां जीत कर गया हो। ऐसा कोई नेता तो होगा, और कोई विपक्ष के नाम पर भी तो वहां कोई बैठा होगा, उसने इसका विरोध नहीं किया। और ये बिल जो है किसान विरोधी, 3 बिल पास हो गए वहां पर। 3 बिलों के अंदर जहां तक समझा जाए तो अब ये कहना उचित रहेगा कि जो भारत का किसान था अब वो किसान नहीं रहा, अब वो खेतीहर मजदूर बन गया। खेतीहर मजदूर जो पहले जमींदारी प्रथा में, सामंती प्रथा में, राजा महाराजाओं की प्रथा में, या इस देश के अंदर कहें तो राजतंत्र के समय में जो चीज होती थी ठीक वही अब होगी। यानी किसान उस समय भी सिर्फ काश्तकार होता था, खेतीहर मजदूर होता था। शब्द निर्माण होते रहते हैं, उस समय उनको काश्तकार कहते थे, आज उन्हें खेतीहर मजदूर कहते हैं। उस समय वहां की भाषा में उनको हाली भी कहते थे, हल चलाने वाला यानी जोतने वाला। लेकिन उसमें उसका मालिकाना हक नहीं था। जब मालिकाना हक नहीं था तो ये मालिकाना हक कैसे मिला, ये समझने वाली चीज है। जड़ कहां है वहां तक नहीं जाएंगे तो किसान भी अपने आंदोलन को नहीं समझ पाएंगे और सफल नहीं बना पाएंगे और अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। उसकी जड़ में कौन है, उसके तय में कौन है, हम लोग किसको दोष दे रहे हैं, किसको गाली निकाल रहे हैं, किसका बुरा भला बुरा कह रहे हैं, और जो वास्तव में है वो कौन है इसके पीछे। तो ये जो जमींदारी प्रथा के समय में जिस प्रकार का किसानों का हाल था, वो कोई 1-2 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल नहीं रहा। ये तकरीबन 2000 सालों तक ऐसी प्रथा रही जिसमें किसान सिर्फ और सिर्फ काश्त करता था। उसे जमीन का मालिकाना हक नहीं था, अपनी मर्जी से वो अपनी फसल को रख नहीं सकता था, अपनी मर्जी से उसका हिस्सा नहीं ले सकता था। ये तमाम चीजें ये पहले थी, इस संविधान के लागू होने से पहले थी। तो पहले थी और इतने लंबे समय तक चली और उसका कभी विरोध नहीं हुआ। जहां तक हमारी जानकारी में है कि हमारे कई महापुरुषों ने विरोध किया है। बाबा साहब अम्बेडकर से पहले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने किसानों का कोड़ा किताब लिखी है। इसी प्रकार से कबीर ने, रैदास ने, हमारे बहुत सारे गुरुओं ने जो है इन किसानों के लिए या इन चीजों के विरोध में बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाए हैं। लेकिन किसान कभी भी इस तरीके से आंदोलित नहीं हुआ, क्योंकि उस समय किसान को आंदोलन करने का हक और अधिकार नहीं था। आपके हक और अधिकार को मारा जा रहा है, जमीन छीनी जा रही है, या फिर आपकी फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपको खेतीहर मजदूर बनाया जा रहा है, ये बाद की बात है। उससे पहले कि जो अधिकार आपके छीने जा रहे हैं, उन अधिकारों के लिए आपको आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं। आपके आंदोलन को रोका जा रहा है। यानी कि आपके संवैधानिक अधिकार में जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19, उसको पूरी तरह से उसका उल्लंघन हो रहा है, उसका हनन हो रहा है। आपको अपनी आवाज, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा, बोलने का अधिकार। ये बात मैं बार बार बारीकी से समझाता हूं, बच्चों वाली बात है, लेकिन फिर भी समझाता हूं कि आपको बोलने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के आर्टिकल 19 में दिया। तो इसका साफ मतलब होता है कि इस संविधान के लागू होने से पहले आपको बोलने का अधिकार भी नहीं था। आपको बोलने का अधिकार भी नहीं था। आंदोलन करना, ये इस तरीके का आवाज उठाना, ये तो बहुत दूर की बात है। तो जब आपको बोलने का ही अधिकार नहीं था तो आप आंदोलन कैसे कर सकते थे? शोषण तो आपका पहले भी होता था, लेकिन पहले शोषण होता था, उस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का हमारे पास अधिकार नहीं था। आज इस संविधान की वजह से
हमारे किसी भी अधिकार पर अगर आंच आती है तो हमें उसके विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार है। इसलिए आज किसान सड़कों पर है, इसलिए आज किसान आंदोलन के ऊपर उतरे हुए। यह अधिकार भी संविधान ने दिया हुआ है। संविधान से पहले यह अधिकार नहीं था। न संगठन बनाने का अधिकार था, न यूनियन बनाने का अधिकार था, न कोई आंदोलन करने का अधिकार था, न कोई सम्मेलन करने का अधिकार था, न कोई संघ बनाने का अधिकार था, न कि बोलने तक का अधिकार नहीं था। तो बाकी बातें छोड़ दीजिए। तो ये जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इस बात को हम लोग समझें। हमारे लोगों को इस बात का पता लगा है कि हमारे कुछ अधिकार हैं, और आज उनको ये पता लगा कि जो हमारे अधिकार थे उन अधिकारों का अब हनन हो रहा है, उन अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है। तो हमारा किसान आंदोलित हो रहा है, हमारे देश का नागरिक आंदोलित हो रहा है। ये एक वजह है अधिकारों को खत्म करने। पहले हमें अधिकार थे नहीं, बाद में हमें अधिकार मिले। तो जो अधिकार हमें मिले उसमें सबसे बड़ा अधिकार, मैं जहां तक मानता हूं सबसे बड़ा अधिकार, वो था कृषि भूमि के मालिकाना अधिकार, जो आर्टिकल 19 में निरसन कर दिया गया था। सबसे पहले निरसन उसी को किया, हटा दिया गया, जो इस देश के अंदर रहने वाले किसानों को, एक हमारे इधर राजस्थान में कहावत थी कि खेत यानी जोतने वाला, जो खड़े उसका खेत और जो चढ़े उसका घोड़ा। ये पावर दिया उस समय उनको कि अब इसके मालिक ये होंगे, जमीन खेती के मालिक ये होंगे, और जिसके पास घोड़ा है घोड़े का मालिक होगा, जिसके पास बंदूक है बंदूक का मालिक होगा। तो ये बात क्यों आई कि जिस समय जमींदारी जागीरदारी प्रथा थी, इस देश का संविधान लागू नहीं था, उस समय देश के अंदर जमीन रखने का हमें अधिकार नहीं था, मालिकाना हक नहीं था। मालिक कोई और होता था, हम सिर्फ काश्तकार होते थे, खेडूत होते थे, किसान होते थे। तो ये बात जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में डाल दी, और जमीन जितनी थी जो जोत रहा था उस सब को जमीन उनके नाम कर दी। चाहे किसी जमींदार की जमीन 2000 बीघा एकड़ थी, 2000 3000 एकड़ थी, कोई भी थी, लेकिन वहां पर जितने 100 200 500 किसान उस जमीन को जोत रहे थे, उनके उनके हिस्से की जमीन उनको दे दी और मालिकाना यानी कि लैंड लॉर्ड बना दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने किसानों को लैंड लॉर्ड बनाया, इस संविधान के माध्यम से भूमालिक बनाया, भूधारक बनाया। लेकिन ये बात संविधान सभा में भी बहुत सारे लोग जो उपस्थित थे उनके गले नहीं उतर रही थी, और बाद में संविधान लागू होने के बाद में जो लोग सरकार में चुन करके आए और जिन लोगों ने सरकार बनाई, वे तो इसको कतई नहीं चाहते थे कि इस तरीके का अधिकार अगर मिल गया तो किसान आत्मनिर्भर हो जाएगा, और किसान अगर आत्मनिर्भर हो जाएगा तो हमारी गुलामी नहीं करेगा, और हमारी गुलामी नहीं करेगा तो हम राजा कैसे होंगे, हम शासक कैसे होंगे, बिना गुलामों के मालिक किस तरीके से बन पाएंगे। तो ये उन लोगों ने प्लानिंग किया, और प्लानिंग करके उसी समय से हमारा सबसे पहला यानी किसानों का मालिकाना हक यानी भूधारक का हक छीन लिया, और हमें किसानों को खातेदार बना दिया। खातेदार मतलब जमीन के अंदर आप खातेदार हैं, जैसे बैंक में आपका खाता होता है, खाते में जो राशि होती है वो उसके आप मालिक होते हैं, लेकिन बैंक के मालिक आप नहीं होते। आप ठीक उसी तरीके से आप खेत में हैं, खेत में जो फसल है उस फसल के आप मालिक हकदार हैं, फसल आप ले सकते हैं, लेकिन जमीन के मालिक आप नहीं। इसलिए जब भी किसी जमीन को, लैंड को खाली करवाया जाता है, एक्वायर किया जाता है, भू आपत्ति की जाती है, तो उस समय किसान को मुआवजा दिया जाता है, ना कि वहां पर उनको कीमत नहीं दी जाती है, मुआवजा दिया जाता है। तो मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आज आंदोलन करने वाले लोग हैं, पूरे देश के लोगों को, पूरे देश के लोगों को, मतलब जो भी, मैं कह रहा हूं कि जो भी इस मुंह से अन्न खाता है, कुछ और खाता हो तो मैं नहीं कहता उसके लिए, लेकिन अगर अन्न खाता है तो अन्न खाने वाले प्रत्येक नागरिक को आज किसानों के साथ खड़े होना चाहिए। अगर उनमें जरा सी भी ईमानदारी है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर धान खाते हैं, अनाज खाते हैं, तो आपको इन अनाज पैदा करने वालों के साथ खड़े होना चाहिए।
लेकिन आप तभी खड़े हो पाएंगे जब आप इस चीज को समझ पाएंगे। नहीं तो ये लड़ाई किसकी है? किसानों की। मजदूर क्यों लड़ेगा? व्यापारी क्यों लड़ेगा? जिसके पास कृषि भूमि है नहीं है वो क्यों लड़ेगा? कर्मचारी क्यों लड़ेगा? किसान का मामला है ना ये, तो किसान लड़ेगा। लेकिन हम किसान से कहां कहां रिलेटेड है? भारत के अंदर इस संविधान के लागू होने से पहले 100% हमारे लोग मजदूर थे। 90% जो आबादी है वो 100% लेबर थी, मजदूर थी, और वो भी बेगार वाले मजदूर को, दिहाड़ी वाले मजदूर नहीं थे। उसके बाद में संविधान लागू हुआ, कुछ कर्मचारी बन गए, कुछ व्यापार लाइन में चले गए, कुछ और धंधे करने लगे, लेकिन फिर भी 75% जो शूद्र अति शूद्र है, इस देश के मूल निवासी जो लोग हैं, इंडिजिनस पीपल है, SC ST OBC के जो लोग हैं, वो लोग मूल रूप से किसान है आज भी 75%। और जो 25% लोग हैं वे कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वे किसानों पर निर्भर हैं, किसानों पर निर्भर हैं। खाली एक अनाज के लिए ही नहीं कह रहा हूं, अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने रोजगार के लिए, कहीं पर भी अगर हम देख लेंगे तो वे लोग कहीं न कहीं किसान पर निर्भर है। तो किसान के साथ आज खड़े नहीं होना, ये अपने आप के साथ धोखा करना है, अपने आप के साथ और अपने बच्चों के साथ, अपने आने वाली की जनरेशन के साथ में धोखा करना है, उनके साथ में गद्दारी करना है। इसलिए समझा रहा हूं मैं आपको बात कि आपको बड़ी गंभीरता से इस बात को समझना होगा। जो भी लोग देख रहे हैं, जिसके पास भी वीडियो जाएगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे लोगों को अधिकार नहीं था जमीन का और अधिकार मिला, तो उसी समय से अधिकार छीन लिया। मालिक होने का अधिकार तो उस समय छीन लिया। बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण के बाद में तुरंत ही सबसे पहला काम ही इन लोगों ने यही किया कि हमारा जो जिसको कहते हैं कि सेटलमेंट, यानी कि जो सेटलमेंट हुआ लैंड का, उस समय ही धोखा हुआ हमारे साथ सबसे पहला। और जहां किसान का नाम आना चाहिए था भूधारक में, वहां पर उन्होंने सरकारों का नाम डाल दिया, अलग अलग राज्य सरकारों का नाम डाल दिया, यानी भूधारक किसान नहीं सरकार बन गई। ये पहला धोखा हुआ। उसके बाद अब तो खातेदार से भी हटाकर हमें काश्तकार बना दिया, और काश्तकार से भी गुजरात और कई स्टेट से मुझे खबर मिल रही है, वहां के डॉक्यूमेंट भी लोगों ने मुझे भेजे हैं कि वहां तो कब्जेदार बना दिया। मालिक छोड़ो, खातेदार भी छोड़ो, काश्तकार भी नहीं माना, कब्जेदार। और कब्जेदार का कब्जा कभी भी खाली करवाया जा सकता। तो ये जो भूमि रखने का हमारा अधिकार नहीं था, भूमि के मालिक वही मुट्ठी भर लोग, वे ही जिनके नियंत्रण भूमि होती थी, और जो प्लानिंग बना करके उनको आदेश देते थे कि भाई आप भूमि को अपने नियंत्रण में लो, और वे भूमि के लिए ही मर जाते थे, भूमि के लिए ही युद्ध होते थे, भूमि के लिए, सीमाओं के लिए ही लड़ाइयां होती थी। ये सारी चीज भूमि पर थी, और वो भूमि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के नागरिकों को दे दी। वी द पीपल ऑफ इंडिया, बस ले लो अपना, उन्होंने दे दिया। लेकिन जो लोग सदियों से उस भूमि पर कब्जा किए हुए थे, और हमारे लोगों को भूमि विहीन किया हुआ था, यानी कि भूमिहीन बनाया हुआ था, इन लोगों को उन्होंने जब जमीन बाबा साहब अम्बेडकर ने दे दी कि उनको मालिकाना अधिकार होगा, तो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने हमें लैंडलॉर्ड नहीं बनने दिया। ये आप समझ सकते हैं कि कौन सत्ता में उस समय था और कौन सत्ता में अब है। इन दोनों चीजों को अगर आप समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो आपको 2000 वर्षों तक लैंड का मालिक बनने का, लैंडलॉर्ड बनने का अधिकार नहीं था, आप सिर्फ काश्तकार थे। तो अचानक ये जो 50, 55, 60 के बाद में, यानी ज्यादा समय नहीं हुआ है, ये 60 साल का ही समय हुआ है कि हम लोग हमारे बाप दादे जो है जमीन के खातेदार तो बने, कम से कम लैंडलॉर्ड तो नहीं बनने दिया इन्होंने, लेकिन खातेदार बने। और अब दिखने में वो मालिक थे, कहने को वो मालिक था कि मैं मालिक हूं, क्योंकि उसको खबर मिली थी कि मैं मालिक हूं जमीन का। तो उसके बच्चे, बेटे, पोते, वो सब कह रहे हैं हम मालिक हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि आपका मालिकाना अधिकार तो पहले ही खत्म कर दिया गया था।
और उसके बाद जो खातेदारी आपकी थी, जब जो फसल के आप मालिक थे, अब उसके भी मालिक आपको नहीं रखा जा रहा है। हमारे किसान भाई जो भी आंदोलन कर रहे हैं उनमें भी बहुत सारे लोगों को सिर्फ इतना ही बताया गया है, क्योंकि बताने वाले लोग भी तो वही हैं, बताने वाले लोग भी वही हैं, षड्यंत्र करने वाले वही लोग हैं, सरकार से क्या करवाना है वही करने वाले लोग हैं। तो वही लोग बाहर आकर किसानों को कहते हैं देखो देखो तुम्हारा इतना नुकसान कर दिया। जो असली नुकसान हुआ है वो नहीं बताते, थोड़ा सा नुकसान हो तो वो बताते हैं कि तुम्हारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये आपका खत्म कर दिया है। लेकिन उनको नहीं मालूम कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धान मंडियां हैं, कृषि मंडी है, अनाज मंडी है, इसका निर्माण करके, इसकी व्यवस्था करके किसान को अपने उस फसल का उचित दाम लेने का अधिकार दिया था। कृषि मंडी के अंदर, जिसको हराजी बोलते हैं, वहां पर वो सारी कीमत तय होती थी, सारे किसान मिलकर कीमत तय करते थे, उसके बाद में उस जो है फसल का, अनाज का बेचान होता था। तो ये सारी चीज मंडियां क्यों बनाई गई, और मंडियां जहां बनाई गई वहां पर आप कहीं कहीं देख सकते हैं, मैंने कई जगह देखा, गुजरात के अंदर भी देखा है कि वहां पर जो पहले की तरह से जो जमींदार और जो सेठ लोग अनाज भर के ले जाते थे और उनके बच्चों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते थे, आज किसान को इतना बनाया कि वो हंसिया लेकर सामने खड़ा है कि ठहर, अब तेरे को आगे नहीं जाने दूंगा। ये अधिकार उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया। तो ये संविधान में दिया हुआ अधिकार जो है, इससे ये लोग खुश नहीं थे, ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने आपको लैंड लॉर्ड नहीं बनने दिया और धीरे धीरे से इस जमीन को छीनने का कार्यक्रम शुरू किया और खातेदार से काश्तकार, काश्तकार से कब्जेदार बनाया। तो ये प्रक्रिया जो चल रही है, उस प्रक्रिया के दौरान अभी उन्होंने जो केंद्र सरकार में बिल पास किया है, उसके तहत अब आप जमीन के मालिक तो क्या, खातेदार भी नहीं, खातेदार भी अब नहीं है, अब आप सिर्फ काश्तकार हैं। उस समय जो वर्ग जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया है कि कांग्रेस काम करती हो चाहे बीजेपी काम करती हो, काम सिर्फ आरएसएस के लिए होता है, काम सिर्फ आरएसएस के लिए होता है। और आरएसएस के लिए जो काम होता है उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को होता है, और वो है इस वर्ण व्यवस्था का अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाला वर्ग, यानी ब्राह्मण वर्ग। फायदा उसी को होता है, फायदा क्षत्रिय को नहीं होता है, फायदा वैश्य को थोड़ा बहुत हो जाता है, अपना हाथ रंग लेता है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। लेकिन जो फायदा व्यवस्था का, जो मालिकाना, जो श्रेष्ठ होने का और वो व्यवस्था को कायम करने का जो फायदा मिलता है, वो सिर्फ ब्राह्मण को मिलता है। इसलिए आरएसएस के द्वारा ये रचा हुआ सारा व्यू है, षड्यंत्र है, उसके तहत ये सारा खेल खेला जा रहा है। तो उन्होंने उस समय से ये काम शुरू कर दिया था कि इनको मालिक नहीं बनाना है। कई बार हमने सोचा कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, कई बार सोचा किसानों के मुख्यमंत्री हैं, कई बार सोचा रेवेन्यू मिनिस्टर किसानों के हैं, कई बार सोचा कि जो किसान है वही मुख्यमंत्री है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन आप ये जरूर मानते हैं कि मुख्यमंत्री है, लेकिन वो मुख्यमंत्री है लेकिन पावरलेस मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि उसको सलाह देने वाले सलाहकार जो होते हैं और निर्णय लेने वाले, निर्णय के प्रति आकर्षित करने वाले, निर्णय लेने के लिए उसको प्रेरित करने वाले, वो सारे के सारे ब्राह्मण होते हैं। पार्टी चाहे कोई भी हो, लीडर चाहे कोई भी हो, सीएम चाहे कोई भी हो, अगर उसका सलाहकार ब्राह्मण है तो वो अपने मुताबिक ही उसको चलाने का प्रयास करेगा। इसलिए कोई भी सरकार में बैठा हुआ हमारा आदमी वो काम नहीं कर पाता जो उसे करना चाहिए, वो समझ में भी नहीं आता, उसको समझ में भी नहीं आता। तो ये जो हमारा अधिकार छीनने का काम केंद्र सरकार कर रही है, ये कार्य मैं आपको बताना चाह रहा था कि बहुत पहले से शुरू हो गया था, और अब तो उन्होंने खैर उस पर अंतिम मोहर लगा दी। और उस समय क्योंकि जो जिन लोगों के ऊपर उनको विश्वास होता है वे उन्हीं को पावर देते हैं, ये इनकी खासियत है, ये इस वर्ग की खासियत है कि उसी को वो सारे पावर देते हैं जिन में उनका विश्वास होता है। जैसे उस समय तथाकथित जो क्षत्रिय, जो विदेशी हुण कुषाण कह दो या जो भी थे उस समय राजे महाराजे,
और जिनको जमींदार भी कहा जाता था, राजा महाराजा जो भी कहा जाता था, वो उन लोगों पर उनको विश्वास था, वो उनके विश्वास में थे, इसलिए वो उनके लिए लड़ते थे, उनके राज्य आदेश उनके अनुसार निकालते थे, शासन और सत्ता वो उनके मुताबिक चलाते थे, ये उन पर वो विश्वास करते थे। आज की तारीख में उनको उनके ऊपर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर सत्ता वापस इनके हाथ में गई या फिर इनको ही वापस राजा बना दिया गया, जमीन का मालिक अगर इनको बना दिया गया, तो कभी भी ये अब समझदार हो गए हैं, इसलिए हमें कभी भी डंडा दिखा सकते हैं और हमारी बात को मानने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि संविधान ने 70 साल में इतना कुछ कर दिया है कि जो एक बोलबाला था या फिर उसका जो एकमात्र एकाधिकार जो श्रेष्ठता का था, वो इस संविधान ने खत्म कर दिया है। इसलिए कहीं ना कहीं वो घबराए हुए हैं कि इन सामंतवादी कहने वाले लोगों को या इन क्षत्रियों को या फिर जमींदारों को जमीन वापस देना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए उन्होंने इस बार ये बिलीव जो किया है, विश्वास, ये पूंजीपतियों पर किया है, क्योंकि पूंजीपतियों के लिए बनी हुई सरकार है, पूंजीपतियों ने बनाई हुई सरकार है, तो फिर पूंजीपतियों के लिए ही तो काम करेगी। जैसा रिपब्लिक में कहा जाता है, जनता द्वारा जनता के लिए जनता, तो ये तीनों जो जनता है, ठीक है ना, ये यहाँ पर जो जनता है, सरकार है, वो सरकार जनता द्वारा नहीं है, जनता के लिए नहीं है। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार बनाई हुई है और पूंजीपतियों के लिए ही काम करेगी। तो इस बार उन्होंने क्या किया है, इस बार ये लैंड जो है, एग्रीकल्चर लैंड जो है, ये उन्होंने इन जमींदारों को वापस न देने की बजाय उन्होंने पूंजीपतियों को दे दी है। और पूंजीपतियों को दे दी तो ये जो इसके लिए ठीक जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे बने थे, वैसे ये भी स्पेशल एग्रीकल्चर जोन बनेंगे। और स्पेशल एग्रीकल्चर जोन जो बनेंगे, इसके अंदर एक कंपनी का जो होगा उसका एकाधिकार होगा, उस जमीन पर कौन क्या जोतेगा, कितनी जमीन जोतेगा, वो सारा कंपनी तय करेगी। ये अचानक नहीं होगा, ये धीरे धीरे 10 साल, 20 साल, 50 साल में, और शायद हो सकता है कि हमारी 2-3 पीढ़ी भी इसमें गुजर जाए, ताकि उनको पता ही नहीं चले कि कब हो गया। हम लोग थोड़ा थोड़ा विरोध करते रहें और वो हमें पुचकारते रहें, ये चलता रहेगा। तो साथियों, हमें समझना ये है कि इस बार की आपकी जो लैंड है वो पूंजीपतियों के हाथ में चली गई है। अब अगर आप इसको वापस पाना चाहते हैं, अगर आप संवैधानिक अधिकार को बचाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि हम अभी भी लैंड लॉर्ड बन सकते हैं, अभी भी वक्त है कि आपको खातेदार नहीं बनना है, अब काश्तकार नहीं बनना है, आप ये तय करो कि हमें तो भूमि का मालिक बनना है। और इसके लिए आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत जो निरसन किया गया है, उस पॉइंट को हमें सामने लाना होगा कि वो वास्तव में क्या था और किस तरीके से था, तो हमको उसको सामने लाना होगा। जब तक हम उसको सामने नहीं लाएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम भू मालिक भी बन सकते हैं, भूमि के मालिक बन सकते हैं। तो ये भूधारक बनने के लिए हमें उस चीज को समझना होगा। और उसके बाद में जब आपके अंदर एक स्वाभिमान आ जाएगा कि हम लोग भूमि के मालिक थे और इन लोगों ने षड्यंत्र से हमसे भूमि का मालिकाना अधिकार जो है वो हमसे छीन लिया है, ऐसा अगर आपको एहसास हो जाएगा, तो पूरे देश के किसान आंदोलित होंगे, न कि पंजाब और हरियाणा अकेले। किसानों के लिए मैं आज आपको संक्षिप्त में इतनी ही बात बता करके एक संदेश देना चाहूंगा कि अगर आप, क्योंकि जानते हैं, ये लोग सब जानते हैं कि कभी भी इन सभी लोगों को एक साथ उकसाना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस देश के अंदर लोगों को, वर्गों को दबाने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या काम किया, सबसे पहले सिखों पर हमला किया और उनको जो है उग्रवादी घोषित किया, नाम दिया उग्रवादी। अब उग्रवादी घोषित करके उनको उन्होंने पूरे देश के अंदर बदनाम कर दिया, तो वो सेग्रीगेट हो गए और पूरे देश के लोग जो है उन्हें नफरत की नज़र से देखने लगे। जब नफरत की नज़र से देखने लगे तो इन लोगों ने उनको क्रश किया, उनको दबाया, उनको कुचल डाला और उनका जो है एक अधिकार जो था खत्म कर दिया। जो भी
उस समय का उनका आंदोलन था, उस आंदोलन को विफल कर दिया उग्रवादी नाम देकर, और हम पूरे देश के लोग तमाशा देखते रह गए। उसके बाद में उन्होंने उससे पहले उन्होंने जो नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, जिनको बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वायत्त शासन का अधिकार दिया था, और स्वायत्त शासन का अधिकार उनको 5वीं 6वीं अनुसूची के अनुसार मिलने वाला भी था, उन लोगों को उल्फा कह करके उनको दबाया। तो पूरे देश के लोगों ने सोचा वास्तव में कोई वहाँ इस तरीके के गुंडे रहते होंगे, कोई न कोई इस तरीके के उपद्रवी रहते होंगे। तो ऐसे करके उसके बाद में सिखों के बाद तीसरा नंबर उन्होंने लगाया मुसलमानों का, और मुसलमानों को उन्होंने नाम दिया आतंकवादी, फिर एक नया नाम आतंकवादी, और आतंकवादी कह करके उनको सेग्रीगेट किया। उनको जब आतंकवादी कहा तो पूरे देश की जनता ने सोचा कि हाँ ये वास्तव में आतंकवादी होंगे, फिर उनको बदनाम किया पूरे देश में, और फिर उनको जो है दबाया गया, उनको कुचला गया, उनको जो उनके जो स्वतंत्रता है उसको छीन लिया गया, और पूरी दुनिया में देश में उसको बदनाम कर दिया गया। पूरे देशवासियों के बीच में उनको एक नफरत की नज़र से देखने की का वातावरण पैदा कर दिया। तो इस तरीके से उन्होंने आतंकवादी कहकर मुसलमानों को दबाया, फिर उनको सेग्रीगेट किया, फिर हम लोग तमाशा देखते रहे। सिखों ने भी सोचा उस समय हमारे साथ नहीं आए, अब हम क्यों जाए इनके साथ। फिर उन्होंने देखा कि अब जो ये जल जंगल जमीन के नाम पर जो आदिवासी अपनी जो लड़ाई लड़ रहा है, इनसे हमको कैसे निपटना है। तो उन्होंने आदिवासियों को नक्सलाइट घोषित किया, नक्सलवादी एक नया नाम दिया, और नक्सलवादी कह करके उन लोगों को उन्होंने अभी जो है क्रश करना शुरू किया है, उनके ऊपर जो उनको कुचल डालने का काम शुरू किया है। तो बाकी के लोग तमाशा देख रहे हैं, ये तो आदिवासियों का मामला है, ये तो हमारा नहीं है, हम क्यों जाएं। तो साथियों, जिस तरीके से उल्फा, उग्रवादी, आतंकवादी, नक्सलवादी और फिर अम्बेडकरवादियों को 2 अप्रैल को उन्होंने उपद्रवी घोषित किया, उपद्रवी घोषित करके उनको नया नाम दिया। तो ये कुचलने का काम है, उन्होंने अलग अलग करके कुचला है। हम लोग कुचलने के लिए तैयार थे और हमें कुचल दिया गया, दबा दिया गया, क्योंकि हम इकट्ठा नहीं हुए। आज किसानों की भी हालत ये है, किसानों की भी स्थिति ये है कि आज जब हरियाणा और दिल्ली, पंजाब के लोग जब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, तो पूरे देश के लोग ऐसे सो रहे हैं जैसे वो तो किसान है ही नहीं, जैसे उनका तो किसानी से कोई लेना देना ही नहीं, जैसे उनका ही नुकसान हुआ, तुम्हारा कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। नुकसान तो प्रत्येक किसान का हुआ है, चाहे वो 1 एकड़ का मालिक है, चाहे वो 20 एकड़ का मालिक है, चाहे 100 एकड़ का मालिक है, नुकसान सबका हुआ है, जमीन सबकी गई है। तो अगर आप जमीन को बचाना चाहते हैं तो आपको करना होगा, आंदोलन के लिए साथ खड़ा होना होगा। आज जब हरियाणा पंजाब के लोग आंदोलन कर रहे हैं तो बाकी वाला तमाशा देख रहे हैं, फिर जब राजस्थान गुजरात के लोग आंदोलन करेंगे तो फिर तमाशा बनेंगे, फिर पंजाब हरियाणा के लोग देखेंगे ठीक है उस समय जरा हमको साथ नहीं दे रहे थे, तो अब तुमको भुगतो। इसी तरीके से पूरे देश में होगा, और अलग अलग जगह पर करके ये लोग पूरे देश के किसानों का पूरा जो है सत्यानाश कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा। मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश और भी देना चाहता हूं। किसानों को इकट्ठा होना बहुत अनिवार्य है। अगर नहीं हुए इकट्ठा तो हम लोग पछताने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें प्रत्येक राज्य के किसान को अपनी आवाज उठानी चाहिए। दिल्ली को सिर्फ एक ही तरफ से नहीं, दिल्ली को पूरी तरफ से घेरना चाहिए। इसलिए नहीं कि वहां पर कोई नुकसान करना है, इसलिए कि वहां पर बैठी हुई सरकार को हिला देना है। और मैं तो कहता हूं सरकार को जड़ से निकाल देना है। जड़ से निकालने का भी आपके पास में तरीका है। अगर आप चाहें तो सरकार को बर्खास्त करवा सकते हैं, आप में इतना दम है। 75% आबादी किसानों की है, उसके साथ में 15% जो मजदूर हैं, 15-20% जो मजदूर हैं, जिनका अधिकार खत्म करके, उनका 8 घंटे का अधिकार करके 12 घंटे उनकी काम का समय बढ़ा दिया गया है, उनको भी इनके साथ उतरना चाहिए। इस देश की महिलाओं के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है कि उनका लड़कियों की शादी का जो एज है वो 15 साल किया जा रहा है। इसको भी आप लोगों को सीरियसता से लेना पड़ेगा, गंभीरता से लेना पड़ेगा। और मेरा आखिरी संदेश उन जवानों से है जिनके लिए हम बड़े गर्व से जय जवान और जय किसान बोलते हैं। आज मैंने 1-2 वीडियो शेयर भी किया और देखा भी है कि वहां पर किस तरीके से किसान उन जवानों को भोजन करा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। शायद किसानों को तो अपनी इंसानियत मालूम थी, लेकिन शायद अब मुझे लगता है कि जवान जो आदेश की पालना करने वाले थे, दोषी नहीं है, वे कतई दोषी नहीं है। सिर्फ उनका दोष इतना है
कि वो अपने दुश्मन के षड्यंत्र को न समझ करके अपने अधिकारियों के आदेश की पालना करते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि हम किस पर वार कर रहे हैं, हम किसके ऊपर जो आंसू गैस छोड़ रहे हैं, हम किसके ऊपर लाठी चला रहे हैं, हम किसके आंदोलन को दबा रहे हैं, ये उनको पता नहीं। जहां तक है कि हम लोगों ने पूरे देश में काम किया है, अभी भी कर रहे हैं, तो इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास में रहती ही है। हम बच्चे बच्चे और गांव-गांव से जानकार हैं। हमें पता है कि सेना के अंदर, मैं अधिकारियों की बात नहीं करता जो एसी में बैठ करके वहां से कमान करते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता। मैं सीमा पर लड़ने वाले उस जवान की बात करता हूं, जो जवान सर्दी, गर्मी और ठंडी बर्फ में भी खड़े होकर के देश की रक्षा करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, उनमें एक भी जवान पूंजीपति का बेटा नहीं होगा, एक भी जवान किसी नेता का बेटा नहीं होगा। यहां तक कि मैं तो कह रहा हूं कि अब तो एक सरपंच भी है वो अपने बेटे को फौज में नहीं भेजना चाहता। तो आप एमएलए एमपी की बात या मंत्रियों की बात करते हो, तो आखिर में कौन है जो सेना पर तैनात है और अपनी सीने पर गोली खाने के लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहता है और वहां मुसीबतें झेल रहा है? कौन है वो? वहां रहने वाला, वहां खड़ा होने वाला 99% और 100% भी कहें तो कोई अतिशक्ति नहीं होगी कि वो किसान का बेटा है, वो मजदूर का बेटा है। मजदूर और किसान के अलावा कोई अपने बेटे को सेना में नहीं भेजता है। जिसका भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा कारोबार भी है, वो अपने बेटे को धंधे में लगा देगा। सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचने में लगा देगा, लेकिन वो सेना में नहीं भेजेगा। लेकिन जो सब्जी पैदा करने वाला किसान है, जो अनाज पैदा करने वाला किसान है, जो रात दिन दिहाड़ी करने वाला मजदूर है, वो अपने बेटे को देश की रक्षा के लिए सेना में भेजता है। तो उन जवानों को भी ये विचार करना होगा कि तुम भी किसान के बेटे हो, तुमने भी किसान के घर जन्म लिया है। अगर तुम आज किसान पर डंडा चला रहे हो, तो समझ लो कि आप अपने आने वाली पीढ़ियों की किस्मत के ऊपर डंडा चला रहे हो। आप उस किसान पे डंडा नहीं चला रहे, आप अपने बच्चों के भविष्य पे डंडा चला रहे हो। आप जिस पर डंडा चला रहे हो उसकी जमीन छीनी जा रही है, छीन ली गई है, छीनी जा रही, छीन ली गई है। उसे बचाने का काम आपको करना चाहिए, आप नहीं कर रहे हैं। आपके अंदर बोलने की क्षमता नहीं है, आपके अंदर जो है विरोध करने की क्षमता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आदेश की पालना करने तक सीमित कर दिया गया है। आप अपने जमीन को मार चुके हैं, आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना भूल गए हैं, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करना भूल गए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक आदेश मानने वाले, कमांड को मानने वाले सिर्फ सिपाही और सैनिक बन करके रह गए हो। आपके अंदर भी ये जुनून, जज्बा नहीं होना चाहिए कि हम किसान के बेटे हैं, हमें फक्र है, हम देश की रक्षा के लिए हैं, देश की नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। देश का नागरिक अगर अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतरता है, तो उसकी रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना, उसको सही सलामत उस अपने मकसद तक ले जाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, न कि उसे अपने अधिकारों के बचाव करने के लिए रोकना। क्योंकि आप अगर रोकते हो तो आप किसान को नहीं रोक रहे हो, आप अपनी किस्मत को रोक रहे हो, आप अपने बच्चों को रोक रहे हो, आप अपने बच्चों के भविष्य को रोक रहे हो। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से बहुत बड़ी एक विनम्रता पूर्वक अपील कर रहा हूं कि जिस तरीके से जय जवान और जय किसान का नारा किसी ने दिया था, उस नारे को आप बुलंद रखो। अगर आपने इस नारे को बुलंद नहीं रखा, तो न इस देश का किसान बचेगा, न इस देश का जवान बचेगा। आए दिन सरकार और सत्ता में रहने के लिए हमारा दुश्मन हमारे सैनिकों को मरवा रहा है, वहां पर उनका जो है बलि दे रहा है। मैं तो कह रहा हूं बलि दे रहा है, चाहे पुलवामा हो, चाहे पठानकोट हो, चाहे कोई भी चीज हो। मैं डंके की चोट कहता हूं और कहता रहूंगा कि वो सारी की सारी हमारे जवानों की बलि थी सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो वो सत्ता प्राप्त करने के लिए हमारे जवानों को मरवा रहे हैं और जवानों की आंख नहीं खुल रही है, जवानों की नींद नहीं खुल रही है। उन जवानों का इस्तेमाल हो रहा है देश की जनता की सुरक्षा करने की बजाय देश की जनता पर लाठी चलाने के लिए। इस बात को आपको समझना होगा। बहुत ही गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग कोई नहीं बचेंगे, न तो किसान बचेगा, न जवान बचेगा। और आप लोगों से फिर एक अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से सर छोटू राम जी ने कहा था, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ रहे, बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत साथ दिया उन्होंने, चाहे साइमन कमीशन से लेकर संविधान तक उन्होंने उनके साथ में रहकर काम किया।
तो वो सर छोटू राम किसानों के सच्चे नेता, मैं मानता हूं कि आज की तारीख में चले हजारों नाम होंगे चाहे किसानों के, लेकिन मैं किसानों का एक ही नेता मानता हूं और वो है सर छोटू राम। सर छोटू राम जी ने एक बात कही थी, वो आप सभी को पता होगी, नहीं तो मैं फिर दोबारा याद दिला दूं। उन्होंने कहा था कि हे किसान तू मेरी बात मान ले, हे किसान तू मेरी बात मान ले, एक बोलना सीख और अपने दुश्मन को पहचान ले। बोलना सीख और अपने दुश्मन को पहचान ले। किसको दुश्मन कहा था छोटू राम जी ने, वो आज तक हमारा किसान नहीं समझ पाया और अपने ही दुश्मन को पालता रहा, अपने ही दुश्मन को जो है अपना मालिक बना करके बिठाता रहा, अपने ही दुश्मन को अपना सब कुछ न्योछावर करता रहा, अपने ही दुश्मन को मजबूत करता रहा। ये किसान ने सर छोटू राम की बात को या तो समझा नहीं और समझा तो माना नहीं। ये दोनों ही बातें हैं, या तो समझा नहीं और समझा तो माना नहीं। अगर वो मान लेते तो शायद आज उनको इन सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वे स्वयं अपने आप में आत्मनिर्भर हो जाते। अगर उन्होंने सर छोटू राम की बात को मान लिया होता, अगर वो बोलना सीख गए होते और अगर वो दुश्मन को पहचान गए होते, तो शायद ये मुसीबत आने वाली जो आई है वो आने वाली नहीं होती। तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आज भी अभी भी आपके पास समय है कि आप अपने दुश्मन को पहचाने। आपका जो दुश्मन है वही आपका सब कुछ और भगवान बना बैठा है। आप उसको पहचानो, पहचानने के बाद में आप उसके सामने खड़े हो जाओ तो निश्चित तौर पे ये धन धरा और धरती, ये पूरा देश, ये संपूर्ण देश और देश की जमीन आपकी होगी। कोई माई का लाल आपको इसके वंचित नहीं कर सकता। ये बात मैं आपको कहने के लिए आज लाइव आया और आकर के मैंने ये बात आपको समझाने का प्रयास किया है कि आपकी 100 पीढ़ियों को उन्होंने धर धरा भूमि से वंचित रखा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको इसका मालिक बनाया। आपकी 3 पीढ़ियां इसकी मालिक रही, उन्होंने 4थी पीढ़ी को फिर गुलाम बना दिया, फिर 4थी पीढ़ी को आपकी उन्होंने जमीन से वंचित कर दिया। अब आप अगर जमीन को बचाना चाहते हैं, आप अपनी भूमि को और देश को बचाना चाहते हैं, तो आपको आंदोलन करना होगा। आंदोलन जो हो रहा है उस आंदोलन को मजबूत बनाना होगा, उस आंदोलन में साथ सहयोग देना होगा। और फिर एक बार कहता हूं कि प्रत्येक अनाज खाने वाले व्यक्ति को संग किसान के साथ खड़े होना चाहिए। और जो आदमी अनाज नहीं खाता है उससे मैं निवेदन नहीं करूंगा, उसको खड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो भी व्यक्ति अनाज खाता है उसे अनाज पैदा करने वाले के समर्थन में खड़ा रहना होगा। नहीं तो आप आज ये सोच रहे हो कि जमीन किसानों की गई है, फसल किसानों की गई है और आप खुद दाने दाने के मोहताज हो जाओगे। आपको अपने बच्चों को खिलाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पूंजीपतियों के खजाने में रहेगा, भंडारे में रहेगा और वहां से आपको लेने के लिए 4 गुना 10 गुना कीमत अदा करनी पड़ सकती है। जब आपको अनाज की कीमत 10 गुना देनी होगी और आपकी जो मजदूरी है, आपका जो वेतन है, वो आपका जो है 10 गुना कम कर दिया जाएगा, फिर आपके और अनाज के बीच में बहुत बड़ी दूरी हो जाएगी। आप अनाज के दाने दाने के लिए मोहताज हो जाओगे। इसलिए प्रत्येक नागरिक से मैं निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देश की जनता को जगाएं और अन्न खाने वाले सारे लोग अन्नदाता के पक्ष में खड़े हो जाएं। अभी एक मौका है, यही एक आखिरी मौका है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया, अगर किसान कमजोर हो गया, तो इस देश में लड़ाई लड़ने वाला कोई बचेगा नहीं। इसलिए साथियों, किसानों को सैल्यूट करता हूं और उन सैनिक जवानों को भी सैल्यूट करता हूं जो आज किसानों के साथ खड़े हैं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले भविष्य में वे भी अपने दुश्मन को पहचान करके अपने किसानों के साथ, अपने पुरखों के साथ खड़े होंगे। ऐसे जवानों से भी उम्मीद करता हूं। इसी के साथ फिर जय जवान, जय किसान, जय मूल्यवासी, जय संविधान, जय भारत, जय भीम।